मुझ माया है उर्मी, मुझ जीवना है उर्मी, मैं जीव छाड़ू सके मानतर उर्मी के माया का रुक नहीं छाड़े। बेहतरीन, बढ़िया, शानदार। ये आपका डायलॉग था वो। मुझ जीवना है उर्मी, मुझ माया है उर्मी, मैं जीव छाड़ुक सके मंत्र उर्मी के माया कर रुकनी छांडे। लेकिन हाँ, ये है, मैं एक कलाकार हूँ और हमेशा सीखता हूँ और मुझे और भी सीखना है आगे, और बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिससे मैं बस्तर को गौरवान्वित कर सकूं। छत्तीसगढ़ में जब वो रिलीज होगी तो मेरा एक कैरेक्टर अलग से दिखेगा और शायद इस वजह से बस्तर को भी जाना जाएगा। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं बस्तर क्लिक कर जाएगा वहां पे। और छत्तीसगढ़ी अभी मैंने 3 फिल्में की हैं, जिनमें से अभी आना वो अब रिलीज होंगे, मतलब जो तीनों फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं जी। अभी शूट हो चुका है, लास्ट ईयर शूटिंग हुई है और अभी रिसेंट एक फिल्म की शूटिंग अभी कंप्लीट हुई है जो कि मई जून में आ जाएगा। और मानो तो लावो, मैं जानो तो लावो, तोर मन के जुड़े हर बार, तोर सुरता माँ दिन रात। संभावनाओं का गढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ये एक लाइन है जो छत्तीसगढ़ को परिभाषित करती है। जैसे आप बाहर से आते हैं तो ये लाइन कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ियों के लिए एक स्वाभिमान का भी एक लाइन होता है। ऐसा ही हम कह सकते हैं कि संभावनाओं का गढ़, आपने सुना, संभावनाओं का घर, यानी कि बस्तर। बस्तर में भी बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जिसको हम कहीं ना कहीं आज सम्मान तो हम करते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, लेकिन सम्मान सही मायने में उसका हो नहीं पाता है। बस्तर की बात करें तो बस्तर, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर एक केंद्र बिंदु होता है। छत्तीसगढ़ के सत्ता के गलियारों में पहुंचने के लिए जो सत्ताधीन होते हैं, उसको बस्तर में जीत दर्ज कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही बस्तर में बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं, बस्तर में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आज भी कहीं ना कहीं बस्तर का नाम छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में भी रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ बस्तर के सुपरस्टार राकेश यादव मौजूद हैं, उनका हम साक्षात्कार करने वाले। इससे पहले आपने बस्तर के ही एक सिंगर हैं, उभरते हुए सिंगर यशपाल ठाकुर, उनका भी साक्षात्कार हमारे चैनल के माध्यम से देखा है, उसको आपने बहुत सराहा, आपकी प्रतिक्रिया भी हमने बहुत सारी देखी। तो आज हम बस्तर के जो कलाकार हैं, बस्तर के जो सुपरस्टार हैं राकेश यादव, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि उनकी भूमिका बस्तर में कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या रही है और वो खुद आज किस जगह पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है राकेश जी, एआरसी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और एआरसी न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस मेरे साक्षात्कार के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हम लोगों ने बस्तर के कलाकारों को लेकर के एक अ, कहानी चालू करने की कोशिश की है, जिसे आप एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिसमें आपने पहले यशपाल ठाकुर जी को सुना है, जो कि एक बेहतरीन गायक है बस्तर के। आज सेकंड साक्षात्कार आपका होने वाला है, तो इस शो के लिए अभी हम लोग नाम नहीं सोचे, शो की शुरुआत तो हम लोगों ने कर दी है, लेकिन इसका नाम क्या होगा हम लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस शो के लिए? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि शायद आप भी जानते हैं और बस्तर में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं और कई ऐसे टैलेंट्स हैं जिन लोगों ने बस्तर के लिए बहुत कुछ किया है। कलाकारों की बात लें या बाकी साहित्यकारों की बात लें, तो ये एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो उनको लोगों तक पहुंचा पाए, ऑडियंस तक पहुंचा पाए, क्योंकि कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं अभी भी उस तरीके से। तो आपने जो कोशिश की है, जो आप लोगों ने जो शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आने वाली कड़ियों में बहुत से ऐसे कलाकार होंगे जिन्हें जो लोगों तक पहुंच पाएंगे और जिनको लोग जान पाएंगे। जी, सबसे पहले आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएँगे कि अपनी शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि आप बस्तर से निकल कर के अब छत्तीसगढ़ी मूवी और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेज़ हैं जिसमें आप काम कर चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत अपन आपकी पृष्ठभूमि से ही करते हैं कि शुरुआत असल में कलाकारी के क्षेत्र में कैसे हुई? जब मैं छोटा था तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे डांस का बहुत शौक था। तो बचपन में जो भी स्टेज शोज़ होते थे मोहल्ले में या कहीं पे भी जो कार्यक्रम होते थे, तो मैं उसमें एकदम बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता था और सारे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी देता था। अ, स्कूल लाइफ़ में जब मैं 8th में था, 8th के आस-पास में, तो उस समय सीडी डीवीडी का ज़माना था, आप शायद जानते हैं उस समय बहुत सीडी डीवीडी में जो एल्बम्स बनते थे। तो उस समय बस्तर की पहली हल्बी डिजिटल वीडियो जो थी, वो मुझ में है नाम से बनी थी और उसमें मुझे एक गाने में काम करने का अवसर मिला और वहीं से मेरी
मीडिया के क्षेत्र में शुरुआत हुई और एक्टिंग के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में शुरुआत हुई। तो हालाँकि मैं डांसर ही था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करने को मिलेगा। और शुरुआती में दौर पे जब मोचो मैया बनी, तो उसमें मेरा एक सॉन्ग था राती बेरा होली से बरे से तारा। मुझे मैं ब्लॉकबस्टर मूवी रही है बस्तर जी, की। जी, जी, जी। मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एल्बम से हुई थी। मोचो मैया नाम से एक एल्बम थी स्टार्टिंग में जो बहुत आज से लगभग 2000 में वो बनी थी और उस समय एक गाना था। उसके बाद कुछ सालों के बाद मुझ में फ़िल्म बनी जो कि बस्तर की पहली सिनेमा स्कोप मूवी थी और उस मूवी ने बहुत मेरे लाइफ़ में बहुत कुछ चेंजेस लाया और बस्तर के घर-घर तक मुझे पहुँचाया उस मूवी ने थिएटर में उसमें आप लीड रोल में थे क्या? जी, जी, मैं लीड रोल में था और साथ में मैंने उस मूवी में कोरियोग्राफ़ी भी की थी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे मैया की वजह से ही आज कहीं न कहीं लोगों तक मैं पहुँच पाया और वो मेरी प्रतिभा को देख पाए। कि कोई भी मूवी रहता है तो उससे कुछ डायलॉग्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ डायलॉग अगर आपको याद हो जो काफ़ी फ़ेमस हुआ होगा उस समय? जी। मुझ में तो हालाँकि सारे कॉमेडी डायलॉग्स थे और सभी फ़ेमस थे। मेरा जो डायलॉग जो मुझे ठीक लगता है, उसमें ये होता है कि विलेन जो है हीरो को बोलते हैं कि हीरोइन से ना मिले वो और हीरो बोलता है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता, तो उसको मुझे गुस्से में जवाब देना रहता है। तो वो डायलॉग ये मुझे मैं नहीं बोलिएगा। कोशिश करूँगा क्योंकि अब वो फ़ील जो है, तो उसमें ये रहता है कि गुस्से से बोलता है कि मुझे माया है उर्मी, मुझे जीवना है उर्मी, मैं जीव छाड़ू सके मानतर उर्मी के माया का रुक नहीं छाड़े। अरे वाह! बेहतरीन, बढ़िया, शानदार। ये आपका डायलॉग था वो। मुझे जीवना है उर्मी, मुझे माया है उर्मी, मैं जीव छाड़ू सके मंत्र उर्मी के माया कर रुकनी छांडे। हाँ, वो था मतलब वो प्यार करने से रोकता है, तो उसको ऐसा बोलना रहता है मुझे, चाहे जो भी कर लो मैं माया करने तो नहीं छोड़ सकता उनसे। जी। ये अपनी अपनी शुरुआत जब हुई थी, तो कौन-कौन आपके साथ थे? क्योंकि अपन देखते हैं किसी काम की अपन शुरुआत करते हैं, तो मुश्किलें लगातार आती रहती है। तो उस दौर में जब आप शुरुआत कर रहे थे, तो किस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आई और कौन-कौन आपके साथ खड़े थे? क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे अपन कुछ काम करते हैं, तो बोलते हैं नहीं यार काम कर रहा है इस फील्ड में तो बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत सारे लोग ऐसे अरे यार क्या है, कैसा है? कई सारे लोग मतलब डिमोटिवेट भी करते हैं। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से लिए उस समय? देखिए, शुरुआती दौर में तो हमेशा किसी भी कलाकार के लिए कहा जाए तो उसका परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है और मेरे परिवार में सभी ने मुझे साथ दिया विशेषकर मम्मी ने माँ ने हमेशा मुझे आगे ही किया। अब माँ ने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा साथ दिया, लेकिन एक ज़रिया भी चाहिए था कि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं कैसे करूँ? तो उस समय मेरे लिए जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया मुझे जिस चीज़ ने तो वो वीडियो एल्बम का दौर था। और उस समय शुरुआत हुई थी मेरी जैसे मैंने आपको कहा मुझे मैं डिजिटल एल्बम से, तो उस समय प्रसाद बंधु थे उन लोगों ने मेरे इस टैलेंट को देखा और उन्होंने मुझे पहला अवसर दिया कि आप इस लायक हैं, आपके में वो टैलेंट है। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई और धीरे-धीरे ऐसा वो एक ज़माना ऐसा हो गया था कि अ, उस समय जो भी एल्बम्स बनते थे, हर एल्बम पे मेरे गाने ज़रूर होते थे। मतलब उस समय का एक ऐसा क्रेज़ हो गया था मेरे मुझे लेने का कि जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उस समय होते थे, तो उन्होंने हमेशा ये डिसाइड करता था कि एक ना एक गाना हमें राकेश को देना है। और शायद इसी वजह से एक रिकॉर्ड मेरा भी बस्तर को लेके बन पाया है कि अभी तक के सबसे ज़्यादा गानों और इस मामले में एक्सपीरियंस के मामले में सर्वाधिक गाने करने वालों में मेरा रिकॉर्ड है। लगभग कितने गानों में आपने सिर्फ बस्तरिया की बात करें तो कितने गानों में आपने काम किया? बस्तरिया मेरे तो 100 से अधिक एल्बम होंगे। बाकी लैंग्वेजेस की अगर बात लैंग्वेज करें? में शायद देखा जाए तो वो होंगे 25-20 तो होंगे ही होंगे, लगभग 20 से 25 लगभग होंगे। और फ़िल्मों में मेरे होंगे हल्बी अगर आप बोले तो हल्बी में 3 से 4 फ़िल्में हैं और छत्तीसगढ़ी अभी मैंने 3 फ़िल्में की हैं, जिनमें से अभी आना वो अब रिलीज़ होंगे। मतलब अच्छा, जो तीनों फ़िल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। नहीं हुए हैं। जी, अभी शूट हो चुका है, लास्ट ईयर शूटिंग हुई है और अभी रिसेंट एक फ़िल्म की शूटिंग अभी कंप्लीट हुई है, जो कि मई-जून में आ जाएगा और शायद मेरे ख़्याल से इसी साल मेरे 2 मूवी तो आएँगे ही आएँगे, नेक्स्ट ईयर 1 मूवी और आएगी। उसका नाम अगर बताना चाहें आप तो बता सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ी में मेरा पहला डेब्यू जो था वो है छत्तीसगढ़ी फ़िल्म थी, मोला ओही ची लड़की चाही बात खत्म। ये एक उसमें मैंने लीड किया था और बहुत ही अच्छी मूवी है, उसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। और सेकंड जो मेरी अभी जो आने वाली है जिसकी शूटिंग अभी कंप्लीट हुई है, वो है दूल्हे राजा करके। तो वो छत्तीसगढ़ी मूवी है, पारिवारिक ड्रामा है और उसमें मेरा बहुत ही अहम किरदार है। तो वो मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में जब वो रिलीज़ होगी तो मेरा एक कैरेक्टर अलग से दिखेगा और शायद
इस वजह से बस्तर को भी जाना जाएगा। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं न कहीं बस्तर क्लिक कर जाएगा वहाँ पे उस तो जो 2-3 मूवी में आपने काम किया जैसा आप बता रहे हैं, तो उस मूवी की जो शूटिंग हुई है, क्या बस्तर में भी हुई है? जो दोनों छत्तीसगढ़ी फ़िल्में हैं उसकी शूटिंग तो बस्तर में नहीं हुई है। उसकी जो शूटिंग है मैक्सिमम रायपुर और उसके आस-पास में हुई है। गानों की शूटिंग विशाखापट्टनम और इन जगहों पे हुई है। मैंने इस बीच में एक फ़िल्म की थी जिसका कोरियोग्राफ़ी मैंने किया था, तो उसकी शूटिंग बीजापुर में हुई थी, कुटरू में, जो नवा बिहान करके एक फ़िल्म आप सुने होंगे, छत्तीसगढ़ी मूवी है। उसमें आपने काम किया है? मैंने काम किया है उसमें। उसमें कोरियोग्राफ़ी का काम किया, उसमें जो 2 गाने हैं उसको मैंने डायरेक्ट किया है और उसकी शूटिंग आपके चित्रकूट में और मेंद्री घूमर में हुई है, साथ ही कुटरू में हुई है बीजापुर के। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। जैसा कि आप बता रहे थे कि सीडी का जब दौर था, तो उस समय जितने भी प्रसाद बंधु जैसा कि आपने बताया, उनके साथ-साथ भी बहुत से ऐसे डायरेक्टर थे जो आपको लेने के लिए अपने गानों पे लेने के लिए तैयार हो गए थे। तो क्या चार्जेस लेते हैं आप अपने गा मतलब काम करने के? देखिए सच सही मायने कहा जाए तो वो जो दौर था उस समय ये था कि एक कलाकार को एक मंच मिल जाए, एक ज़रिया मिल जाए जो अपनी प्रतिभा को पेश कर सके, लोगों तक ला सके। तो उस समय हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके कुछ पेमेंट्स भी होते हैं जो हमको लेने चाहिए। जो मिल जाए वो हम रख लेते थे। जैसे उस समय ऐसा होता था कि लिफ़ाफ़े में जो बंद करके हर गाने का जो चार्ज जो होता था वो तो हम लिफ़ाफ़ा को खोल कर भी नहीं उसको अलमारी में लाकर रख लेते थे। जब हमें ज़रूरत पड़ती थी उस पैसे को निकाल कर हम खर्च करते थे। ऐसा कई कई बार नहीं भी करते थे, ऐसा होता था। लेकिन हाँ, उसी एक्सपीरियंस ने, उसी अनुभव ने आज हमें उस लायक बनाया। तो आज उसकी उसका जो प्रतिफल है वो हमें मिलता है, वो अनुभव का फल मिलता है। तो आज हम जब भी जो कार्य करते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से डे वाइज़ चार्ज या एक जो पैकेज होता है, हम फिर वो उस चीज़ों को बोलते हैं। तो अब वही है जैसे आप एक कलाकार के रूप में जैसे मेरा अभी जो हल्बी क्षेत्र में हल्बी का तो आप जानते हैं कि उसका बहुत ही बड़ा ऐसा नहीं है हमारे बस्तर छोटी-सी मतलब संभाग है और उसमें जो हल्बी का जो स्कोप है मतलब मीडिया से जुड़ा जाए फ़िल्मों से जुड़ा जो है, वो बहुत छोटे दायरे में ही है। तो वहाँ उतना बड़ा बिज़नेस नहीं है उस चीज़ को लेके, तो हम उसमें मैक्सिमम हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पर डे जो चार्ज होती है, हम लोग 3 से 5,000 रुपया करते हैं पर डे और बाहर हम जब जाते हैं तो छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ी मूवीज़ हैं उसमें, तो हम लोग पर डे 5 से 10,000 के बीच में हम लोग चार्ज करते हैं कंटिन्यू। अच्छा अगर आप डिस्क्लोज़ करना चाहें क्योंकि आपकी कमाई इस क्षेत्र में जुड़े रहने से कितनी हो जाती होगी? अगर डिस्क्लोज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अ, कलाकार के फ़ील्ड में तो ये कह सकते हैं कि मतलब ये फ़ील्ड ऐसा है हाँ, ये बात तो मैं कहूँगा कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है मतलब आप एक पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मंथली आपकी कमाई इतनी होनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कमा जाते हैं और कई महीने ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ भी काम नहीं मिल पाता। तो हाँ, ये थोड़ा-सा इस फ़ील्ड में हम लोगों को है। लेकिन हाँ, रोज़गार के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब क्षेत्र है। अगर आप चाहें इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं, तो आज यूट्यूब का भी ज़माना है सोशल मीडिया भी आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिलहाल तो अभी मुझे लगता है फ़िल्में भी, एल्बम्स भी अब इतने बन रही हैं कि अगर आपके में टैलेंट है, आप उस चीज़ को करते हो, तो मेरे ख़्याल से आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन आप काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य बिज़नेसमैन से और एक जॉब वाले से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बस्तर के सुपरस्टार के रूप में पहले जो सुपरस्टार के रूप में आपका नाम आता है, तो ये जब आप सुनते हैं किसी के द्वारा, तो किस प्रकार का अनुभव होता है? देखिए ऑब्वियसली किसी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सुपरस्टार बोलना मतलब अपने आप को थोड़ा-सा वो लगता है। मुझे ऐसा लगता है आप कि नहीं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अब ऐसे देखे हैं। जी, जी, जी। जी जहाँ भी जाओ आज जैसे हम किसी गाँव में भी जाते हैं तो ये चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है कि हर कोई पहचानते हैं। मतलब भले नाम से ना पहचाने, चेहरे से ज़रूर पहचानते हैं। मतलब लोगों का ये होता है कि अरे! आप तो वही हैं ना, ऐसा वो होता है। तो बहुत खुशी होती है और सुपरस्टार भी लोग बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी बस सीख रहा हूँ। सुपरस्टार की बात तो दूर है, वो बनना बहुत मतलब उस चीज़ को छूना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है मैं एक कलाकार हूँ और हमेशा सीखता हूँ और मुझे और भी सीखना है आगे और बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिससे मैं बस्तर को गौरवान्वित कर सकूँ, खुद के लिए भी बहुत कुछ कर सकूँ और अपने लोगों के लिए भी सकूँ। एक्टर आप पहले हैं या डांसर हैं या सिंगर हैं? सिंगर तो बिल्कुल नहीं, गायकी तो दूर ही रहता हूँ। हाँ, पहले मैं डांसर था और एक्टिंग मैंने कभी सीखी नहीं और एक्टिंग का शौक भी एकदम से वैसा नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये इससे जुड़ा एक किस्सा ये था कि जैसे मैंने बोला कि पहले भी मैंने एल्बम्स जब किए तो एल्बम में ये होता है कि गानों पर हमको लिप सिंक करनी होती है, तो वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मतलब होता है बट उसमें हमको खुद की आवाज़ नहीं देनी होती है।
लेकिन हाँ, फ़िल्म में काम करना या एक्टिंग करना ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको फ़ील भी करना है, आपकी वॉइस को भी आपको ऐसा बनाना है और एक-एक छोटा-सा पल जो जिस तरह के जो एक्टिंग पार्ट हमें दिए जाते हैं, वो करना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो जब शुरुआती समय में मुझे ऑफ़र आए आपको एक्टिंग करना है, तो थोड़ा-सा डर लगा कि हाँ, नचा दो तो नचा लूँगा नाच लूँगा, लेकिन एक्टिंग करना ये बहुत बड़ा वो था। लेकिन हाँ, जब पहला काम मिला और उसमें मैंने एक्टिंग किया और जब मैंने देखा और दूसरा लोगों ने भी जो हमारे अपने कलाकार हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों ने जब देखा उस एक्टिंग को तो उन्होंने बहुत तारीफ़ किया कि राकेश हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाएँगे। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं एक्टिंग करना चाहिए और कोशिश करना तो फिर मैंने अपने आप को मेहनत हमेशा किया कि मैं अपनी एक्टिंग को कैसे अच्छा कर सकूँ और कोशिश अभी भी जारी है। किसी भी फ़ील्ड में अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक रोल मॉडल होता है जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं, अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग दर्जा होता है। तो आप इस क्षेत्र में आए हैं, तो आप अपना रोल मॉडल कह लीजिए या फिर गुरु कह लीजिए, किसे मानते हैं? अ, रोल मॉडल तो ऐसा है कि फ़ोक के क्षेत्र में जैसे मुझे तो एक्टिंग तो आपको मैंने कहा कि एक्टिंग के क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। मतलब कभी ये सोचा नहीं था कि आएँ, लेकिन अब तो ये जुनून बन चुका है। हाँ, डांस के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे थे, हमारे टीचर्स थे और कई बस्तर के जो कलाकार थे, उनको मैंने देखा, उनके साथ काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि सब ऐसा किसी एक व्यक्ति से नहीं बोल सकता, मैंने हर किसी से सीखा है। चाहे गायकों की बात लें, बस्तर के जो पुराने गायक रहे हैं, उनसे उनको देखा मैंने, तो मुझे उसमें हल्बी के प्रति, अपने कल्चर के प्रति जो एक जागरूकता होती है और एक जो प्रेम होता है, वो जागृत हुआ। तो मेरे लिए ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल सकते कि इनसे मैंने सीखा, मैंने सभी से सीखा। लेकिन चाहे फिर भी मेरे से फिर जूनियर हो, चाहे मुझसे सीनियर हो, मैंने लगभग हर किसी से सीखा है। फिर भी एक ऐसा रहता है कोई रोल मॉडल जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, चाहे वो डांस हो या फिर एक्टर हो, ऐसा कोई होगा आपकी लाइफ़ में? अम, मैंने वो जैसे ही आपको कहा कि मैंने हर किसी से ही सीखा है, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कौन से कलाकार कैसे हैं और उनसे मैं क्या ले सकूँ और हमेशा मैं सीखता ही रहता हूँ। बस्तर में अगर ऐसा देखा जाए तो एक्टिंग के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि जब शुरुआत मेरी हुई थी एक्टिंग में, तो उसमें जिन लोगों ने मुझे मौका दिया था, जैसे प्रसाद बंधुओं की बात मैंने की थी, उसमें आशुतोष प्रसाद जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं जी, बस्तर जी, के। हाँ, वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं मूवी। तो उन्होंने मुझे एक्टिंग से बहुत कुछ बताया कि तुम्हारे में ये कमी है और इन चीज़ों को सुधारिए। रही बात डांस की तो शुरुआत हुई थी मैं स्कूल लाइफ़ में ही मेरी टीचर थी यरुषा सिंह करके मैम। तो उन्होंने मुझे डांस सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाने वाले फ़ील्ड पे डाला मतलब कोरियोग्राफ़ी के फ़ील्ड पे। तो मैं छोटा था, स्कूल में भी था लेकिन मैं अपने जूनियर्स जो थे उनको सिखाता था डांस। फिर धीरे-धीरे गानों में सिखाना शुरू किया और फिर कोरियोग्राफ़ी का भी ऑफ़र आने लगे। तो अभी एक्टिंग भी जारी है, कोरियोग्राफ़ी भी जारी है और डांस भी जारी है। अच्छा, एक्टिंग के अलावा आप और क्या करते हैं? जी, जी। हम लोगों की एक एनजीओ है ए ट्राइबल अवेयरनेस सोशल कमिटी के नाम से, उसमें हम लोग हेल्थ अवेयरनेस का काम करते हैं। मुख्य रूप से हेल्थ से जुड़े जो इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट की कई योजनाएँ हैं और यूनिसेफ हो गया, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हम लोगों को चाहे अवेयर करने का काम करते हैं। तो वो अवेयर करने का तरीका हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट ये हो जाता है कि हम वहाँ पे उनको सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं करते। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो टैलेंट है, हमारा जो टैलेंट है, हम उस चीज़ को लेकर लोगों तक कैसे बात पहुँचा पाए गवर्नमेंट का हम ये कोशिश करते हैं। जैसे हम एक कलाकार हैं, तो हम अपनी कलाकारी को उन तक कैसे यूज़ करें? तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी गाँव होते हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं, तो उन क्षेत्रों पे हम क्या करते हैं अपनी कलाकारी के ज़रिए मतलब उनके अपने बोली भाषा में जैसे हल्बी है, गोंडी है, तो हम क्या करते हैं उनको हल्बी-गोंडी में जाते हैं परफ़ॉर्म करते हैं कुछ न कुछ कल्चरल, उनको हम समझाते हैं गाते हुए, नाचते हुए कि ये ऐसा करना है, ये करना है, तो वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को समझ में आता है क्योंकि देखिए पोस्टर, बैनर से तो लोग उतना नहीं समझते। गाँव के क्षेत्र आप तो जानते हैं ग्रामीण उतना नहीं पढ़े-लिखे भी होते हैं कई मामलों में और उनको उससे समझ में लेकिन उनका कोई अपना जाकर उनको समझाए कि नहीं आप अगर अपना ख़्याल रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इतना आपके लिए कर रहा है या आप खुद से कैसे जागरूक हो सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं हम लोग कोशिश करते हैं और इसी चीज़ को दर्शाने के लिए, करने के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। रास परब नाम से हमारा ग्रुप है। हाँ, लगभग हम लोग की 20-25 लोगों की टीम है, जिसमें यंगस्टर्स पूरे हैं मतलब मेरी उम्र के हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं। तो सारे लोग हम मिलकर लड़के-लड़कियाँ कई बेरोज़गार हैं, तो कोई पढ़ाई कर रहा है, तो सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने ये कलाकारों का एक ग्रुप बनाया है और आज भी हम बस्तर की कई संस्कृति जो है, उस पे हम लोग स्टेज शोज़ भी करते हैं और दूर-दूर कई जगहों पे भी महोत्सवों में भी हम लोग प्रस्तुतियाँ अपनी देते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारा टीम जो है ये लोगों तक पहुँच पाया है और आज रास परब को मैक्सिमम लोग जानते हैं मतलब
जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो लगभग सब जानते हैं। तो वो टीम हम लोगों ने शुरुआत की है और हम लोग चाहते हैं कि हम हमारी टीम जो है मिलकर बस्तर को लेके, बस्तर की संस्कृति को लेके, यहाँ की मतलब जो नृत्य है, यहाँ के जो संस्कृति है, परंपरा है उससे जुड़ा हम लोग मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो सज्जन हैं, हमारे जो पहले जो सीनियर हैं, जो चीज़ें हम लोगों को उन्होंने सिखाया है, लेकिन अभी की जो पीढ़ी आ रही है, वो उस चीज़ को नहीं ले रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम यंगस्टर मिलकर, हम उनको ये दर्शाएँ कि देखिए हम भी युवा हैं और आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, लेकिन हम होते हुए भी हम उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, युवा होते हुए। तो आप क्यों नहीं पकड़ सकते? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमसे वो मोटिवेट हों, हम उनको मोटिवेट करें और वो भी बस्तर के लिए कुछ करने के लिए जागरूक हों और वो भी हमारा साथ दें और हमसे जुड़ते जाएँ। ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से। अच्छा, कला के क्षेत्र में आने से पहले आपकी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट रहा होगा, जिसके बाद से आपको लगा कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है? क्योंकि जब अपन बाल्य अवस्था में रहते हैं, बाल्य अवस्था के साथ-साथ युवा अवस्था में आते हैं, तो अपने फोकस नहीं रहता है कि अपने को किस फील्ड में जाना है। तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन-सा था, जिससे आपको एकदम क्लियर हो पाया कि कला के क्षेत्र में मेरे को जाना चाहिए? शुरू से ऐसा था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्कूल टॉपर हूँ मतलब 12th तक, एलकेजी से 12th तक मैं स्कूल में टॉप मैंने किया है। अच्छा, कौन से स्कूल से आपने कालीबाड़ी से हूँ, यहाँ पे कालीबाड़ी विद्यालय करके है। तो जैसे फैमिली कंडीशंस थी, उसके हिसाब से मुझे उस स्कूल में एडमिशन मिला। बचपन से मैं उसी स्कूल में ही पढ़ा और शुरू से ही मैं टॉपर रहा हूँ और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में जीईसी जगदलपुर में मैकेनिकल ब्रांच में। तो ये था कि शुरू से मैं कलाकार के रूप में ही था और मेरी इच्छा भी थी कि मैं कलाकार के रूप में ही आगे बढ़ूँ। लेकिन होता ये था कि आप जानते हैं कि फैमिली के जो चीज़ें ऐसी रहती हैं और लोगों का जो समाज का ऐसा रहा है शुरू से कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपको जॉब करना पड़ेगा, बिना जॉब के आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में और आपको एक्टिंग करनी है, डांसिंग करनी है, तो ये सब चीज़ों में कोई पैसा है नहीं और ना ही कोई करियर है, ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शुरू से था और मेरे दिमाग में भी यही था, मतलब भरा गया था और बोल सकते हैं ऑब्वियसली हर एक युवा के लिए ये बहुत बड़ा समय होता है कि उसको क्या करना है लाइफ में। तो मेरे साथ भी यही था और मैंने भी जैसे बोलते हैं ना जैसी नदी बह रही है उसी के साथ-साथ मैंने चलना शुरू बहते जाओ वाला था। तो एक समय ऐसा आया लाइफ में जब मैं कॉलेज में था और इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय मुझे घुटन-सी महसूस होने लग गई थी कि मैं ये कर रहा हूँ उसके बाद में जॉब करना है जो भी है, चाहे प्राइवेट मिले या गवर्नमेंट जो भी है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि ना मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब वो एक घुटन मुझसे नहीं सहा जा रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, सब कोई यही करते हैं कि हर कोई इस घुटन को झेल लेता है और वो नौकरी करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट जॉब ढूँढता है, प्राइवेट जॉब करता है और अपना परिवार पालता है। तो मुझे लगा कि नहीं, हर कोई करेगा और मैं भी उसी फील्ड में चलूँ। आज तक बस्तर में भी यही होता है। मैक्सिमम लोग कहीं न कहीं हाथ खड़े कर लेते हैं और आर्ट की फील्ड में जाने से थोड़ा-सा मना करते हैं। और आप जानते हैं बस्तर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं राजधानी से हम दूर में हैं। दूरी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ उतना स्कोप नहीं है, यहाँ उतने संभावनाएँ नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम संभावनाओं का वेट करते रह जाएँगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और अगर मैं भी उसी लोगों की गिनती में चला जाऊँगा, मैं भी नौकरी करने लग जाऊँ और तो फिर बस्तर में कौन होगा जिनसे लोग सीख पाएँगे? या कौन होगा जो इस फ़ील्ड में आना चाहेगा? कोई नहीं आएगा। तो मैं बोला जिसको जो बोलना है बोले, अब मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है। मतलब कॉलेज के समय ही आपका टर्निंग पॉइंट हो रहा? गया था कॉलेज के समय में ही था और मुझे लगा जिसको जो ताने मारने हैं, समाज को जो बोलना है, परिवार को जो बोलना है, मैंने मम्मी के सामने अपनी बात रखी कि नहीं मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं ठीक है, आपको जो करना है और बहुत सारे लोगों का साथ भी रहा। तो मुझे लगा कि कितना लेट हो गया हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कब शुरू कर रहा हूँ और कितना आगे तक जाऊँगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वही कोशिश की और आज भी मैं मतलब ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी उम्र क्या हो गई है, काम क्या करना कितना या मैंने क्या मुकाम पाया है कि नहीं पाया है, ये भी नहीं सोचता। मुझे बस ये लगता है मैं काम करूँगा, आगे बढ़ूँगा और सिर्फ़ अकेले नहीं, बहुतों को लेके जाऊँगा और एक मिसाल बनना है मुझे और मुझे कई लोगों को भी इस चीज़ से मतलब एक बोलते हैं ना प्रेरणा देनी है कि देखकर लोग ये सीखें कि हाँ, नहीं, इस फ़ील्ड में भी हम कुछ कर सकते हैं। खुद चाहेंगे तो हाँ, अगर हम संभावना का वेट करेंगे कि हाँ, कोई हमको मौका देगा, तो ये संभव नहीं है। आप खुद मौका देने वाले बनो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको वो बनना पड़ेगा, बस्तर के लिए ख़ास तौर पे, तभी कुछ हम कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने बस्तर के लिए भी। ये जिस टर्निंग पॉइंट के बारे में आप बता रहे थे, ये आज से कितने वर्ष पुरानी बात है जो आपने ये आज से लगभग मान के चलिए 8-10 साल पुरानी बात है। 10 साल पुरानी बात है। 8-10 साल में जब आपने सोचा कि मुझे कलाकारी के क्षेत्र में आना है, तब आप आगे बढ़ने के लिए निकल चुके थे। आगे बढ़ते-बढ़ते 2 साल काम किया, 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, तो एक ऐसा स्टेज आया होगा आपकी लाइफ में, जो हर किसी के लाइफ में आता है कि यार जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। अब यार क्विट कर देना चाहिए या फिर
जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना। जी, ये ऐसा बहुत बहुत कई बार आया, मतलब ये मान के चलिए इन 8 सालों में ऐसा रहा कि जब मैंने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करना है, तो अ, हम हमारे पास ये था कि करना क्या है, ये भी तो विज़न क्लियर होना चाहिए था। तो हम लोगों ने वही, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक ग्रुप बनाया, जिसमें हम लोगों ने स्टेज शोज़ किया, तो वो हमारे लिए कमाई का ज़रिया स्टेज शो ही रह उस समय था। उसके अलावा हम लोगों ने सोचा कि और क्या कर सकते हैं, तो कुछ-कुछ जैसे यूट्यूब चैनल्स हमने बनाए, और उसमें हमारा एक सारीला करके भी एक यूट्यूब चैनल है, राजपरब नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है। तो हम लोगों ने उसमें वीडियोज़ बनाने शुरू किए, अपलोड करना शुरू किया। हाँ, पिछले 2 सालों में, मतलब 2 साल पहले की बात अगर लें, तो हाँ, एक पल ऐसा आया था कि जहाँ ऐसा लगा कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ लगता है कि क्विट कर दो, मतलब यहाँ से तो अब नहीं हो सकता तो कोई। ऐसा फेस आया आपकी लाइफ में? हाँ, आया है। मतलब आता ही है, आप पारिवारिक ऐसा हो जाता है कई बार कि आज की डेट में ऐसा है कि आपके लिए आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, परिवार के लिए भी, अपने खुद के लिए भी। तो उस सिचुएशन पे ऐसा मुझे लगा कि हाँ, अब वो कर लेना चाहिए जो है। फिर दिमाग ने, मतलब बोलते हैं ना कि अंतरात्मा बोलती है कि नहीं, आप जब इतना समय वेस्ट कर चुके हो, आप इतने समय को इतना अनुभव आप ले चुके हो, तो उस अनुभव को आप कैसे खाली जाने दे सकते हो? तो नहीं, फिर से मोड़, वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं, अब फिर आगे बढ़ना है। तो इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ डिसाइड किया। फिर अ, जैसे आपने पूछा, जो वही चीज़ें हैं कि बस्तर में जो है, हमें यहाँ संभावनाएँ हमारी कम है। तो मैंने कोशिश की कि राजधानी तक जाया जाए, और वहाँ से ऐसा कुछ किया जाए जिससे हम अपने बस्तर वालों को भी वहाँ तक पहुँचा पाएँ, और अपने जो कलाकार भाई हैं, जिनमें बहुत सारे टैलेंट है, जो जिनको वो अवसर नहीं मिल सकता, तो मैं उन अवसरों को उन तक पहुँचा पाऊँ। तो इन 2 सालों में मैंने वही किया है, और मुझे भी बहुत सारे अवसर मिले, और मैंने दूसरों को भी वो अवसर दिया। कई ऐसे बच्चे थे, कई ऐसे कलाकार हैं जिनको ऐसे मौके नहीं मिलते थे, तो हम लोगों ने उन्हें वैसा मौका दिया, उनके कला को लोगों तक पहुँचाया। ऐसी कोशिश हम लोगों ने लगातार की है और आगे भी कर ही रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी। एक कुछ पर्सनल सवाल भी हो जाए आपसे, क्या आपकी शादी हो गई है? जी, ये शादी को लेके मैं बहुत वायरल हूँ असल में। एक्चुअली हुआ था कि 2 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें मेरे जो पिक्स थे, उसमें मुझे दूल्हा बनना था, और दूल्हे से जुड़ा वीडियो था, और ये पिक्स बहुत वायरल हुए थे। तो लगभग बहुत से लोगों को ये लगता है कि इसकी शादी हो गई है, मतलब ऐसा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। शादी नहीं करने का रीज़न यही रहा है कि आप जानते हैं कि हमारा जो फ़ील्ड है, इसमें हमें एक पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाते, तो विवाह बंधन में बंधना थोड़ा-सा वो रहता है। आज़ादी छीन जाएगी। आज़ादी नहीं, हो सकता है आज़ादी और मिल जाए, हो सकता है कि जो आएँ वो उन चीज़ों को समझें और हमें सपोर्ट करें। लेकिन हाँ, ये है, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अगर आप किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, तो उसपे एक मुकाम तक पहुँचते तक तो कम से कम आप ज़िम्मेदारियों में ना आएँ, तो ऐसा है। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ मैं उठा रहा हूँ, बट शादी की ज़िम्मेदारियाँ जो है, वो थोड़ा-सा टाइम है उसमें, लेकिन करनी है। कब करने वाले हैं शादी? आने क्या वाले आपने देखा है? लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज का तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अरेंज ही करनी है। हाँ, ये है कि आने वाले 2-3 सालों में आपको बिल्कुल मेरी शादी, आप भी इनवाइटेड हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, अपने लाइफ से जुड़े कुछ सवाल के जवाब भी दिए। अब आप एक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। किसी भी फ़ील्ड की बात की जाए, तो अगर कोई भी फ़ील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो एक कॉम्पिटिटर तो होता ही है। तो कभी ऐसा लगता है आपको कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि यार ये बंदा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, या बंदी है, मेरी कॉम्पिटिटर है, तो आप अपना संघर्ष और बढ़ा देते हो, ऐसा कुछ? ऐसा किसी व्यक्ति विशेष को लेके तो मैं कॉम्पिटिटर नहीं सोचता हूँ। देखिए, समय का खेल है, आप जानते हैं। कई बार आप अगर किसी चीज़ में आप फ़ेमस हैं, और जैसे बस्तर में मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक एल्बम करने का और इस तरह के इसमें रिकॉर्ड मेरे मुझ पर है। शायद इसी वज़ह से लोग बस्तर स्टार बोलते हैं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं एक कलाकार ही हूँ, और आगे भी वो काम कर ही रहा हूँ। हाँ, ये है कि बहुत से ऐसे कलाकार कंटिन्यू आए हैं जिनको देखकर मैं सीखता हूँ कि हाँ, मुझे अपनी कला को और इम्प्रूव करना है, ताकि मैं भी बना रहूँ उस चीज़ पे। क्योंकि उम्र भी एक होती है, उस समय तक हमें वर्क करना रहता है। तो लेकिन हाँ, मैं ये इस बात को लेकर खुश हूँ कि मैं जब कलाकार हूँ, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, एक कलाकार कभी नहीं मरता। कलाकार की कोई उम्र भी नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी जिस उम्र में मैं हूँ, तो हाँ, मैं अभी एक स्टार की तरह, एक हीरो की तरह रोल कर रहा हूँ। थोड़ा और उम्र होगा तो मैं हो सकता है हीरो के भाई का रोल करूँ। मतलब थोड़ी और समय के साथ-साथ चलना यस, है। थोड़ी और उम्र होगी तो मैं हीरो के बाप का रोल करूँ। थोड़ी और उम्र होगी तो दादाजी का रोल करूँ। तो इसका मतलब ये है कि कलाकार तो मरेगा नहीं, और मेरी कला कभी नहीं मरेगी, और मेरा काम भी कभी नहीं मरेगा। बिल्कुल, एक एक बेहतरीन कहावत है कि अगर आप समय के साथ-साथ नहीं चले,
तो पीछे की जनरेशन आपको कुचल के आगे निकल जाएगी। इसलिए समय के साथ चलना चलना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ चलना ज़रूरी है। आप में अपने आप को खुद को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है, चाहे आपकी एक्टिंग की बात हो, चाहे आपकी लुक की बात हो, चाहे किसी भी तरह के जो इस फ़ील्ड से जुड़ा जो जिस फ़ील्ड से जुड़ा आप काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा जो भी आपको सही लगता है, आपको करना चाहिए। मुझे लगता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वहीं रह जाएँगे। हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है। प्रोफेशनल लाइफ में अभी भी आपका प्रोफेशनल लाइफ का समय ही चल रहा है। तो पर्सनल लाइफ के लिए आप समय कब निकालते हैं? घर वालों को समय कब देते पर्सनल लाइफ़ के लिए समय बहुत ही कम हो पाता है, आपको सच बताऊँ तो, क्योंकि होता है पर्सनल लाइफ़ में वही बोले कि कलाकार कैसा है कि ना, वो कब फ्री है, कब बिज़ी है, आप क्लियर नहीं बता सकते। तो मुझे ऐसा लगता है जब लगता है कि कुछ काम नहीं है, तो मैं पूरे घर पे समय देता हूँ, घर के कामों में हेल्प करता हूँ और परिवार के साथ रहता हूँ। हाँ, जहाँ लगता है कि पूरी तरह से बिज़ी हैं, तो फिर उसमें थोड़ी-सी मुश्किल हो जैसे अभी मैंने आपको बोला एक रिसेंट प्रोजेक्ट मैं जब करके आया, तो उसमें 15-20 दिन लग गया, मैं घर से बाहर ही था। क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी रायपुर, जगदलपुर, समय ही नहीं मिल पा रहा जी, था। जी। हाँ, ये बात तो सही है कि वही जो मैंने बोला कि पिछले 15-20 दिन से मैं बाहर ही हूँ और ऐसा होता था कि आपको मैंने जैसे बताया कि बस्तर में संभावनाएँ बहुत हैं, लेकिन अवसर कहीं न कहीं कम है। तो वो अवसर हमें मिलता है रायपुर पे जैसे छत्तीसगढ़ी गाने होते हैं या फ़िल्में होती हैं, वहाँ का जो कोई भी काम होता है, तो हाँ, वहाँ से कॉल आता है कि हाँ, राकेश जी आपको गाना करना है। तो जैसे ही यहाँ आए, फिर लगता है कि वो बुला रहे हैं, तो तुरंत बैग पैक करो, फिर निकल जाओ। फिर 2-3 दिन वहाँ फुर्सत, फिर वापस आओ, फिर बैग पैक करो, फिर निकल जाओ। तो ऐसे ऐसे लगातार अभी चल ही रहा है। बस्तर के अलावा भी बस्तर संभाग भर में बहुत से ऐसी प्रतिभाएँ हैं, बहुत से कलाकार हैं जो बीते कुछ समय में उभर करके सामने आए हैं। तो उन कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, चाहे नन्हे बच्चे हों या फिर बड़े कलाकार हों या सिंगर हो। बहुत सी प्रतिभा है जो निकल कर के सामने आई है और भारत के पटल पर, विश्व पटल पर उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी, ये बात तो सही है कि बस्तर किसी से भी कम नहीं है, मतलब यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कलाकारों के ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें लोग आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में आप देखिए बस्तर कहीं भी पिछड़ा हुआ नहीं है। पिछड़ा क्षेत्र ज़रूर बोलते हैं इसको, लेकिन पिछड़ा कहीं से नहीं है, विकासशील है और कहीं न कहीं यहाँ बहुत पे तेज़ी से आगे बढ़ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, और कलाकारों की भी कमी नहीं है, टैलेंट्स की कमी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अ एक सपोर्ट बस जो सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कलाकारों को हो, चाहे बस्तर की जो प्रतिभाएँ हैं, उनको एक मिलना चाहिए प्रॉपरली। तो मुझे लगता है कि ना बहुत सारे लोग आगे आएँगे और मेरे को ऐसा लगता है कि बस्तर सिर्फ़ देश में नहीं, पूरे विश्व पटल पे या विश्व पे अलग से वो दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बस्तर में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ऐसा समय जब आता है कि बस्तर की प्रतिभा को छोड़ कर के बाहर की प्रतिभा को तवज्जो दिया जाता है, बाहर की प्रतिभा का सम्मान किया जाता है, तो यहाँ के कलाकारों के बीच में आप भी कलाकार हैं, तो किस प्रकार की भावना निकल के आती है? जी, ये बात आपने ये स्टेटमेंट आपका इंडिविजुअली नहीं रहने वाला है, उन तमाम कलाकारों की ओर से आप जवाब दे रहे हैं। जी, ये बहुत ही सही सवाल रहा है। ये बात तो सही है कि बस्तर में हम कलाकार जब कार्य करते हैं, जो भी है मोटिवेशन तो मिलता है कहीं न कहीं सभी से मिलता है, कलाकारों से भी मिलता है, सीनियर-जूनियर सारे लोग हेल्प करते ही हैं। हाँ, ये जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर वे में एक एक जो सपोर्ट सिस्टम है, वो थोड़ा-सा हम कलाकारों को और बोल सकते हैं प्रतिभाओं को कम मिलता है। जैसे आप नोटिस करते होंगे कि कोई अगर कलाकार या कोई एक व्यक्ति कोई मुकाम हासिल कर लिया है, तो सारे लोग आ जाते हैं उनके इंटरव्यूज़ के लिए, उनको हाइलाइट करने के लिए पेपर में, इसमें, उसमें अलग जो कहीं भाषण में, तो कहीं न कहीं किसी न किसी के वक्तव्य में तो आपको दिख ही जाता है कि जब वो व्यक्ति मुकाम हासिल कर चुका है तब। लेकिन जब वो करने जा रहा है, जब वो करना चाहता है, तब आपका वो सपोर्ट क्यों नहीं आता? और उतना सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिल पाता है। तो ये इस बात का दुःख तो मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलता है पूरी तरह से, मिलता है बट प्रॉपर वे में जो सपोर्ट मिलना चाहिए, हम कलाकारों को हो चाहे प्रतिभाओं को हो, वो थोड़ा-सा मुश्किल है और इस बात के लिए तो मैं शासन से भी और हमारे जो राजनीतिज्ञ जो पर्सन्स हैं, जो आदरणीय लोग हैं, सज्जन लोग हैं, इन चीज़ों को सँभालते हैं, तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए या हम कलाकारों के लिए, हम प्रतिभाओं के लिए अगर आपको लगता है तो ज़रूर कुछ ऐसी योजनाएँ भी बनानी चाहिए और एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें, खुलकर यहाँ की अपनी प्रतिभा का सम्मान। जी, जी, यहाँ की प्रतिभाओं का सम्मान हो क्योंकि ये थोड़ा-सा आपका जो सवाल रहा है, ये सच में दुखदाई मेरे लिए भी रहा है। जितने समय से हम भी काम कर रहे थे, आपको सच कहूँ तो वो प्रॉपर वे में हमें सपोर्ट नहीं मिला। हमको खुद को प्रूव करना पड़ा। तो प्रूव करना बहुत कठिन भरा रास्ता रहा है, मतलब एक बहुत कठिनाइयों भरा रास्ता रहा है, खुद को प्रूव करना। तो उतने देर में अगर कोई एक सपोर्ट सिस्टम हमें हेल्प करता, तो शायद हम बस्तर में ही नहीं, अभी
छत्तीसगढ़ में, उसके बाद सीधे भारत में और पूरे विश्व में भी हम शायद इतने समय में हम बहुत कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप। वो समय भी आएगा, आप संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती है। आप संघर्ष करते रहिए और धैर्य रखिए, वो समय भी आएगा जब भारत में बस्तर के टैलेंट को सम्मान दिया जाएगा। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनौती आ रही है, इन तमाम सवालों का जवाब आपने अच्छे से दिया और आप बस्तर के कलाकार हैं और बस्तर के कलाकार के तौर पर बस्तर का कोई ऐसा जो रीजनल सॉन्ग है, जो आपको लगता है कि यार गाने में तो दम है? बस्तर के मैं जैसे मैंने कहा कि शुरू से मुझे हल्बी और इनसे जो परंपराओं पे, संस्कृति पे बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो बस्तर के बहुत सारे गाने हैं जिस पे हम लोगों ने परफॉर्म भी किया है, आज भी करते हैं। उस पे हम लोगों ने वीडियो एल्बम्स भी बनाए हैं। तो बहुत सारे गाने जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है, जो आज भी मुझे मैं सुनता हूँ, जबकि ये गाना जो मैं आप भी उससे वाकिफ़ होंगे, वो गाना जो है, और ये सालों पहले, मतलब मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले बन चुका है। स्वर्गीय मेघनाथ पटनायक जी ने गाया है और आज भी हम उस गाने को सुनते हैं। आप कौन से गाने? वो गा के ये गाना है, आया मुझो दंतेसरी बुआ भैरम आए, भाई दंडकार बहन इंद्रावती, सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए। मैं बस गा के भी सुना दीजिए। गायक तो हूँ नहीं, आपको मैंने पहले ही आप कहा, बताएं। गायकी से दूर रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये गाना बहुत प्यारा है और ये 20-25 साल पहले बना हुआ गाना है और ये दिल के करीब बहुत है और मेरे ख्याल से हर कोई जब इस गाने को पूरी तरह से सुनता है, पूरा गाना सुनता है, तो सबके लिए ये एक मोटिवेशन सॉन्ग हो जाता है। तो ये गाना ऐसा है, आया मुझो दंतेसरी बुआ भैरम आए, आया मुझो दंतेसरी बुआ भैरम आए, भाई दंडकार बहिनी इंद्रावती सुंदर मुझो तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए, मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला। आपको तो एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि बढ़िया गा रहे हो। नहीं, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस कोशिश रहती है, आवाज़ तो एकदम खराब है। बिल्कुल तमाम प्रकार की अच्छी जानकारी दी आपने। बस्तर के युवा कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं देखिए वही कहना चाहूँगा कि अवसर जो बहुत सारे हैं, अगर सही अवसर को हम ढूँढे और हाँ, ये हमें कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम बस्तर के जितने कलाकार युवा भाई हैं, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि सबके मन में ये है कि कला को वो सेकेंडरी लेते हैं, मतलब कोई प्राथमिकता पे नहीं देता और ऑब्वियसली पारिवारिक ऐसा कुछ होता है हर किसी के साथ जो प्राथमिकता पे कोई नहीं रख सकता। सबको सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबको अपना आर्थिक जो है वो मजबूती देनी है खुद को। तो सभी के सभी जो कला को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको प्राथमिकता दें। अगर आप में टैलेंट है, आपको लगता है कि हाँ, मैं उस चीज़ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि उस पे ज़्यादा आप वर्क करो और उस पे आगे बढ़ो। बाकी लोग क्या कहेंगे या कैसे क्या होगा, वो देखना आप रास्ता धीरे-धीरे बनता जाता है। अगर आप सोचने लगेंगे ना मुझे यही सोचना है, यही करना है, तो रास्ते भी मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं भी जैसे मैं अपनी ही बात आपको कह रहा हूँ कि ये मैं भी बस्तर का युवा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, आज वो हर कोई फेस करता होगा कहीं न कहीं। तो मुझे भी लगा कि मैं परिवार, पैसा, नौकरी क्या किया जाए? तो उस समय तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डामाडोल ही थी स्थिति। लेकिन जहाँ मैंने सोचना शुरू किया नहीं, मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है भले कुछ भी हो जाए। तो रास्ते भी मिलने शुरू हो गए। मतलब रास्ते बनने भी शुरू हो गए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा अपने युवा भाइयों को, कलाकार भाइयों को कि अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप फिर बाकी किसी चीज़ को मत सोचिए। आप उस चीज़ में अपने आप को समय दीजिए, एक टाइम लिमिट दीजिएगा कि मेरे को इस इतने समय के अंतराल में ये कर दिखाना है। अगर नहीं कर पाया, तो फिर देखते हैं जो होना रहेगा वो होगा, ऐसी वाली अच्छा, आपने आज तक कुल कितने गानों में काम किया होगा और कितने स्टेज शो किए होंगे? गाने तो लगभग 100 डेढ़ 100 पार ही है और स्टेज शोज़ तो बहुत किए हैं बचपन से लेकर अभी तक वो अंदाज़ा तो नहीं है 1000 से ऊपर तो होंगे ही होंगे। मतलब गाँव-गाँव में भी स्टेज शो दिया है बचपन से लेकर अभी तक चाहे स्कूल की स्टेज की बात हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियों की बात हुई, तो लगभग तो होंगे 1000 से भी ज़्यादा होंगे। अच्छा, बढ़िया रहा आपके साथ साक्षात्कार। हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द अगर कहना चाहें? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, अजय जी और एआरसी न्यूज़ का, क्योंकि ये मुझे अवसर मिला और इतना अच्छा साक्षात्कार आपके साथ रहा क्योंकि आपने जो चीज़ें मुझसे पूछी और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर पाया हूँ।
तो ये जो आप जो शुरुआत कर रहे हैं कलाकारों को लेके, इसके लिए मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और चाहूँगा कि मुझ जैसे कई ऐसे छोटे कलाकारों को आप लाएँ लोगों के बीच में और उनको लोग जानें और इसके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके चैनल के लिए मैं यही कहूँगा कि ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक जाए, लोग उसे शेयर करें ताकि हमारी भावनाएँ, हम जैसे कलाकारों की भावनाएँ और बहुत कुछ लोगों तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश यादव जी। तो आप राकेश यादव को सुन रहे थे, जिसे हम बस्तर के स्टार के नाम से जानते हैं। उन्होंने तमाम प्रकार की बातें हमारे सामने रखी, हमारे दर्शकों के सामने रखी है। उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो आप जानते नहीं होंगे। इस वीडियो के बाद आप जान पाएँगे। लेकिन एक बात उन्होंने कही है, जो कि बस्तर के कलाकारों के लिए और बस्तर के जो उभरते कलाकार हैं, उनके लिए एक विडंबना ही रही है कि यहाँ के जो कला है, यहाँ की जो प्रतिभा है, उसका सम्मान जिस कदर होना चाहिए उस कदर नहीं हो रहा है, बल्कि बाहर के जो कलाकार हैं उनका सम्मान हम करते हैं। कला का सम्मान करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप घर के कलाकार का सम्मान ना करके बाहर के कलाकार का सम्मान कर रहे हैं, ये अपने आप में ही निश्चित तौर पर काफ़ी विडंबना की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको राकेश यादव जो बस्तर के सुपरस्टार हैं, उनका साक्षात्कार अच्छा लगा होगा। अगर आप भविष्य में ऐसे ही बस्तर से जुड़े तमाम प्रकार के कलाकारों के साक्षात्कार देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा कि अगला इंटरव्यू हमें किस कलाकार का लेना चाहिए। और राकेश जी ने जो ब्रदर के बारे में बताया कि प्रसाद ब्रदर्स, बहुत जल्द इस चैनल पर उनका भी इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत से कलाकारों के बारे में हम आपको दिखाएँगे, बताएँगे, समझाएँगे, खुद भी समझेंगे कि बस्तर के कलाकार में कितनी प्रतिभा है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को दिखाएँगे भी। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।